हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल आपको हम उत्प्रेरक के विषय में बताए थे। आज आपको हम बताएंगे उत्प्रेरकों के लक्षण। तो उत्प्रेरकों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। कल उत्प्रेरक के विषय में आप जाने कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे उत्प्रेरकों के लक्षण। शुरू से अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इसे समझें। तो उत्प्रेरकों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जिसमें पहला है उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक का जैसे भार और रासायनिक किसका है अपना नहीं है। रासायनिक संगठन की पे लिखा था 40 दृष्टि से, यानी भार और रासायनिक संगठन की दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक यह अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को मैग्नी डाइऑक्साइड MnO2 मैग्नी डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो बनता है 2KCl, यहाँ बैलेंसी 2 कर लेंगे, प्लस 3O2 प्लस MnO2। तो ये मैग्नी डाइऑक्साइड जो है यह उत्प्रेरक का काम करता है और अभिक्रिया में यह चूर्ण के रूप में बदल जाता है, परंतु अभिक्रिया के अंत में यह रासायनिक संगठन से तथा मात्रा में यह अपरिवर्तित रहता है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि उत्प्रेरक भार और रासायनिक के संगठन के दृष्टि से अभिक्रिया के अंत तक यह अपरिवर्तित रहता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। यह पहला लक्षण है। अब आइए दूसरा लक्षण हम देखते हैं। इसमें दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा पॉइंट है उत्प्रेरक की अल्प मात्रा। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होता है। बहुत कम मात्रा ही, उत्प्रेरक की कम मात्रा ही अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए वह पर्याप्त होता है, पर्याप्त रहता है। चाहे उत्प्रेरक की मात्रा थोड़ी सी डालें या अधिक डालें, लेकिन कम मात्रा भी अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए यह पर्याप्त होता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट क्या है? उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकती। उत्प्रेरक
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यह प्रारंभ नहीं कर सकते, बशर्ते अगर अभिक्रिया हो रही है तो उसमें उसके दर को या तो घटा दें और या तो बढ़ा दें। उत्प्रेरक का काम यही है, न कि रासायनिक अभिक्रिया को यह शुरू कर सकता है अथवा प्रारंभ कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर, कक्ष ताप पर, रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप पर यह कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। यह रूम टेम्परेचर पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, H2O+O2, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यह जल का निर्माण करता है, H2O, यह जल का निर्माण करता है। और इसमें अगर प्लेटिनम उत्प्रेरक डाल देते हैं तो यह अभिक्रिया और तेजी से होने लगती है। तो इसमें जो प्लेटिनम उत्प्रेरक है वह अभिक्रिया के गति को बढ़ा दिया है, न कि अभिक्रिया को स्टार्ट किया है। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, बल्कि अगर अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे। चौथा पॉइंट इसका क्या है? उत्प्रेरक सामान्यतः विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। उत्प्रेरक सामान्यतया विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इसकी एक प्रकृति जो होती है वह विशिष्ट प्रकृति होती है। कोई पदार्थ जो किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है वह विशिष्ट प्रकृति की होती है। तो उत्प्रेरक सामान्यतया विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा। उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। जैसे मान लीजिए हाइबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, N2+H2, इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक डालते हैं और बनता है, फेरिक उत्प्रेरक डालते हैं, Fe उत्प्रेरक डालते हैं और बनता है NH3 अमोनिया। बैलेंसी सही कर लें, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब एक समय ऐसा आता है कि इस अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, यानी अभिक्रिया इधर से भी होती है और इधर से भी होती है, दोनों तरफ से होती है। तो जब अभिक्रिया में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है उस समय जो फेरिक उत्प्रेरक है, यानी लोहा जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। अभिक्रिया इधर से भी हो रही है और अभिक्रिया इधर से भी हो रही है। अमोनिया का विघटन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हो रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। अब आइए अगला पॉइंट हम देखेंगे। छठवां पॉइंट इसका क्या है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक
उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद, उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है। यानी अभिक्रिया होगी तो होगी। जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनाता है मेथेन और प्लस H2O। बैलेंसी हम सही कर लें, यह 6 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यह मेथेन बनाता है, मेथेन का निर्माण करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तब बनाता है मेथेन और जल का निर्माण करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ऐसा नहीं है कि इसकी जो प्रकृति है, मेथेन गैस की जो प्रकृति है यह गैस से लिक्विड बना देगा, ऐसा नहीं है। अगर गैस है तो गैस रहेगा, जल अगर लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को प्रभावित नहीं करता, उत्पाद की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। प्रकृति का मतलब जैसे जो ठोस है तो ठोस बनेगा, गैस है तो गैस बनेगा, और द्रव है तो द्रव बनेगा। इसी प्रकार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा यहाँ निकिल उत्प्रेरक है और यहाँ पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब बनाता है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, जिसको IUPAC प्रणाली में कहते हैं मेथेनल। मेथेनल इसका साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ निकिल उत्प्रेरक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो मेथेन और जल बनाएगा, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। यानी इसके प्रकृति को यह प्रभावित नहीं करता है। अब अगला पॉइंट है, तो हम देखेंगे कि सूक्ष्म वितरित अवस्था में, सूक्ष्म वितरित अवस्था में, सूक्ष्म वितरित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली होता है, तो अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे प्लेटिनम का अगर टुकड़ा डालते हैं मान लो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, चाहे यहीं देख लें हम कॉपर का टुकड़ा डालते हैं और कॉपर का कोलाइड विलयन डालते हैं, तो कॉपर का कोलाइड विलयन अधिक प्रभावशाली होगा कॉपर के टुकड़े की अपेक्षा। यानी वह जितना ही सूक्ष्म होगा, जितना ही वितरित होगा, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे निकिल, अगर कोई निकिल है, किसी अभिक्रिया में निकिल डालते हैं, निकिल का टुकड़ा डालते हैं, तो निकिल के टुकड़े की अपेक्षा अगर निकिल का हम दाना डालते हैं और बारीक करके डालते हैं तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। अब 8वां पॉइंट हमारा है
हम देखेंगे कि किसी उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी सक्रियता उतना ही अधिक होगा। किसी उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी सक्रियता उतना ही अधिक होगा। यानी यदि कोई उत्प्रेरक है और उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अधिक है तो वह उतना ही सक्रिय होगा। जितना ही अधिक उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही वह अधिक होगा, उतना ही वह अधिक होगा। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी, उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी, उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी प्रभाव अभिक्रिया में पड़ता है। अब देखिए 9वां पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा है 9वां पॉइंट। ताप में वृद्धि से उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। यदि अभिक्रिया की ताप बढ़ाते हैं, ताप वृद्धि से उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। यदि ताप में वृद्धि हो रही है तो उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ जाती है। यानी ज्यों-ज्यों ताप बढ़ाएंगे त्यों-त्यों उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ती जाएगी। परंतु एक निश्चित ताप के बाद, एक निश्चित ताप के बाद उत्प्रेरक की क्षमता घटने लगती है, यानी ऐसा नहीं है कि खूब हाई टेम्परेचर हम कर देंगे तो उत्प्रेरक की क्षमता खूब हाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद उत्प्रेरक की क्षमता घट जाती है अथवा घटती जाती है। इस प्रकार जब उत्प्रेरक का प्रयोग कोलॉइड अवस्था में किया जाता है तो ताप वृद्धि पर इसका स्कंदन हो जाता है, यानी ताप वृद्धि पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम उत्प्रेरकों के लक्षण आपको इस वीडियो में बता दिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कई बार देखें। अगर इसमें किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।